अस्सलाम वालेकुम। अब्सार आलम लाइव के साथ मैं हूँ मैमुना सत्तार। मेरे साथ मौजूद हैं अब्सार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज फ्रॉम अ डिफरेंट साइड, फ्रॉम अ डिफरेंट सीट। हाँ, जगह स्वैप हो गई हैं। डिफरेंट साइड्स तो नहीं है, मेरे ख्याल सीट्स डिफरेंट हो गई हैं। साइड्स तो वही होंगी जो पहले थी। क्या ख्याल है? साइड भी डिफरेंट हो गई है। आप होस्ट हैं और मैं आपका एनालिस्ट। राइट। ऐसे ही है। आपको जगह पसंद आ गई ज्यादा? नहीं, जगह खाली थी। जगह खाली नहीं छोड़नी चाहिए। इस मुल्क में सीट खाली नहीं छोड़नी चाहिए। अगर सीट खाली छोड़ेंगे तो कोई ना कोई उस पर कब्जा आई एम लर्निंग द लेसन्स। बी केयरफुल इन फ्यूचर। होपफुली ठीक है, एंड इंशाल्लाह। वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। वो गुर्दे वाली बात करनी की नहीं। ओके, ठीक है। बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। बात कर लेते हैं टैरिफ्स की। वो ऑलरेडी एक बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है, पहले उस पर बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद टैरिफ इतना बढ़ गया कि बाज लोगों को मोबाइल फोन खरीदने के लिए अपना गुर्दा बेचना पड़ेगा। गुर्दा बेचने वाली ये बात थी, अगर आप लोग कुछ और समझ रहे हैं तो ठीक, सही है। तो ये कितने बढ़ गए हैं टैरिफ और ये क्या होने जा रहा है? ये अमेरिका और चाइना बेसिकली अब ये क्लैरिटी आ गई है चीज़ों में कि ये उन्हीं दो के दरमियान हो रहा है जो भी हो रहा है। बाकी तो सारा घियों के साथ नहीं, घुन पिस घियों के साथ घुन, हाँ घुन के साथ घियों के साथ घुन पिस रहा है। तो ऐसा ही है इस सिचुएशन में। देखिए, अभी तक तो सिचुएशन ऐसी क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कहीं भी। और इसमें दो व्यूज़ हैं। एक तो ये है कि अमेरिकन पॉलिसीज़ ने तबाही फेर दी है पूरी दुनिया में, ट्रस्ट की और कारोबार की और ग्लोबल एक कनेक्टिविटी की और ग्लोबल ट्रेडिंग की। दूसरा व्यू ये है कि ट्रंप ने बड़ी स्मार्ट गेम खेली है और उसने बुली करने की कोशिश की है सबको पहले, और उसके बाद सबको राय दे दी, और राय देने के बाद सारा कुछ जो है पाबंदियां वो चाइना पे लगा दी। 125% पे टैरिफ ले गया सिर्फ चाइना पे, और बाकी सब कंट्रीज पे कर दिया 10%। तो ये जो है ना, ये बैक हैंड आप समझ लें कि कॉम्प्लीमेंट अमेरिका को, ट्रंप को दिया जा रहा है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इतनी आसान चीज़ है। इसकी वजह है, अगर आप टीवी चैनल्स देखें, अमेरिकन टीवी चैनल या इंटरनेशनल टीवी चैनल्स, तो उसमें जो चाइना का है वो तो जाहिर है चाइनीज़ पॉलिसीज़ को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो वेस्टर्न मीडिया है उसमें कुछ मीडिया ऐसा है जो लिबरल है, जो लेफ्ट का है, उसका ये कहना है, क्लेम है। मसलन CNN में देख रहा था कल, उसमें वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो बोंगी मारी है, मैं इसका तर्जमा करके बता रहा हूँ कि ट्रंप ने जो बोंगी मारी है, इससे जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, बिग कॉरपोरेशन पूरी दुनिया की और अमेरिका की भी, उनका ट्रस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया और उनका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हो गया पॉलिसीज पे। मसलन ऐसे है ना कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि इन्वेस्टमेंट वो अट्रैक्ट करे दुनिया से, तो दुनिया ये चाहती है पाकिस्तान से कि इसकी पॉलिसी जो है वो परमानेंट हो, लॉन्ग टर्म हो, उसमें कोई चेंज ना आए, शिफ्ट ना आए, तब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और लॉन्ग टर्म करेंगे। इसी तरह दूसरे ममालिक के बारे में भी वो सोचते हैं। अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसके अंदर 15-20 दिनों में, पहले 10 दिनों में, 12 दिनों में, और फिर आप पिछले 3 महीनों में देखें 2 दफ़ा टैरिफ चेंज कर चुके हैं ट्रंप। और पहले चंद ममालिक पे 0 टैरिफ थे जिन पे अब 10% अब है, पहले 10 भी नहीं था बाज़ ममालिक पे। तो ये जो, और फिर वो किसी पे 65% चला गया, किसी पे 30% चला गया, किसी पे 36%, अब सब पे उन्होंने 10% कर दिया है। अब ये फाइनल है? नहीं, ये फाइनल नहीं है, ये 3 महीनों के लिए। 3 महीनों में आपने क्या करना है? आपने जाके उन्हें कन्विंस करना है कि 10% ही रहने दें, इससे बढ़ाएं मत, या हम ये कर देते हैं तो आप ये करते हैं, ठीक, यानी नेगोशिएट कर लें ईच विद ईच कंट्री। ये जो है ना, इससे ट्रस्ट लोगों का जो है वो अमेरिकन पॉलिसी में नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं पता 3 महीने बाद क्या होना है। और अगर 3 महीने बाद कुछ चीजें सेटल हो गई तो ट्रंप का क्या पता 6 महीने बाद फिर कुछ कर दे, साल बाद फिर कुछ कर दे। ये एक व्यू है। दूसरा व्यू ये है जो जिसमें मैं देख रहा था, स्काई न्यूज है फॉर एग्जांपल। स्काई न्यूज जो है वो है तो यूके का, लेकिन वो रूपर्ट मर्डॉक उसको ओन करता है। रूपर्ट मर्डॉक जो है वो ट्रंप की सोच का आदमी है, और राइट विंग फॉक्स न्यूज भी मर्डॉक का ही है। तो वो जो है राइट विंगर जो हैं, वो कह रहे हैं जी ट्रंप ने तो बड़ी स्मार्ट गेम की है, उसने तो चाइना को काउंटर करना था, और पहले उसने सबको तकलीफ दी, पूरी दुनिया को। और जब पूरी दुनिया तकलीफ, मतलब आप ये ना आप किसी के सुई चबो दें
और वो चीख मारना शुरू कर दे तो सुई आप वापस निकालें तो अगला आपको कहे कि जी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया। हालांकि ये एहसान तो नहीं है, ये तो तकलीफ जो दे रहा था अमेरिका उसको उसने विड्रॉ किया, इतनी बात है। और इसको लेकिन अब वो उसने सारा फोकस कर दिया चाइना पे। तो वो स्काई न्यूज़ ये कल प्रमोट कर रहा था कि ट्रंप ने बड़ी स्मार्ट गेम की है और उसने अब पहले दुनिया को अपने साथ कर लिया है, ये कंसेशन दे के 3 महीने की, और चाइना को आइसोलेट कर दिया है। अब देखना ये कि ये दोनों व्यूज में से कौन सा ठीक है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, चीज़ें बहुत वॉलेटाइल हैं। और इसमें ट्रंप ने अगर चाइना को आउटस्मार्ट किया है तो चाइना का आज का जो बयान आया है एग्जैक्टली क्योंकि ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि बाकियों के साथ कोई कंसिस्टेंसी नहीं है और 3 महीने के बाद क्या होता है कुछ पता नहीं है, लेकिन चाइना के साथ 3 महीने से पहले ही मजीद क्या हो जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि पिछले 48 घंटों के अंदर बहुत कुछ बदला है। अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगे, फिर चाइना की तरफ से, फिर अमेरिका की तरफ से। तो अब ये यहाँ पर रुक गया है या इससे आगे भी मजीद भी लग सकते हैं? ये जो 125% टैरिफ है इससे भी ज्यादा हो सकता है, और चाइना वाले 84। और चाइना आपको याद है पहली दफा जब टैरिफ लगाया था, मैं ये 10 दिन पुरानी बात नहीं कर रहा, जब आते ही ट्रंप ने टैरिफ लगाया था और फिर 2-3 दिन बाद हटा लिया था कनाडा और मेक्सिको भी उसमें चाइना शामिल नहीं था, याद हो, क्योंकि कैंपेन में मुसलसल कहता रहा चाइना पे लगाऊंगा। अब वो चाइना इस टारगेट क्या हुआ है 3 महीनों में, 4 महीनों में, ये जो है ना ये ग्लोबल पोजीशनिंग हो रही है और इसके पीछे मकासद और हैं और ग्रेट गेम जो है वो और है। वरना चाइना पहला टारगेट नहीं, कैंपेन में था, जब फैसले करने की बारी आई तो चीन पहला टारगेट नहीं था। अब चीन पहला टारगेट हो गया है और चीन ने बड़ा सख्त जवाब दिया आज, और उसने कहा है कि हम ट्रेड वॉर नहीं चाहते, लेकिन अगर अमेरिका ट्रेड वॉर लड़ना चाहता है तो हम लड़ेंगे और हमारी इकॉनमी दरिया नहीं है, समंदर है जो एक हचकोले। और ये बात देखें, अगर हम फिगर्स पे देखें तो मुझे ये चीज़ चाइना का जो कॉन्फिडेंस है वो अनफाउंडेड नहीं लगता। अभी आपने देखा जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस है अमेरिका का, उसने एक इंतहाई स्टूपिड बात की है 2 दिन पहले। उसने, और सच निकला, मुझे सच निकल जाता है ना, उसने कहा है कि हम चीन से कर्जा लेते हैं और चीन ही से हम फिर उसी कर्जे से चीन से ही सामान खरीदते हैं। अमेरिका के हालात बहुत पतले हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि अमेरिकन इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है, अमेरिकन इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है। अमेरिका के अंदर डोमेस्टिक डेट बहुत ज़्यादा हो गया है, अमेरिका के ऊपर फॉरेन डेट बहुत है और उसमें सबसे ज़्यादा चीन का कर्जा उन्होंने देना है। चीन से वो सबसे ज़्यादा माल खरीदते भी हैं और फिर चीन को उन्होंने कर्जा लौटाना भी है, और अब आपने चीन ही पे सबसे ज़्यादा टैरिफ लगा दिया। इससे जो अमेरिका के अंदर महंगाई आएगी, जो चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी और जो बेरोजगारी में इजाफा होगा, उसके असरात तो भी आने हैं। स्टॉक मार्केट आपने देखा ना 3-4 दिनों में कैसे ऊपर नीचे गई है, ये अभी और ऊपर नीचे होगी। और इसमें आपको गारंटी से कह सकता हूँ, इसमें जो ट्रंप के दोस्त हैं, बिलियनियर्स हैं, जाहिर है आप जैसे गरीब या मेरे जैसे गरीब नहीं है जो एक आईफोन खरीदने के लिए गुर्दा बेचते हैं, गुर्दा बेचना पड़े जिनको, तो वो आईफोन की कीमत भी वैसे बहुत ऊपर चली जाएगी। आप ही एक पता नहीं फेक न्यूज़ है सही न्यूज़ है आप फैला रही थी आज दफ्तर में, आई रेड इट के 5000 तक जा सकती है, लेकिन फिर उसके बाद मैंने जब उसको क्रॉस चेक भी किया तो वो $3500 तो कहीं नहीं गए। वो तो अमेरिका के रहने वालों के लिए होगा। अगर इसका मतलब हम आईफोन अगर हम खरीदते हैं पाकिस्तान में तो कहाँ से आता है, अमेरिका से आता है, चीन से आता है? ख्वाब देखना मेरे ख्याल से छोड़ ही दें। नहीं तो फिर अमेरिका से आएगा तो इसका मतलब है हमें भी वो ड्यूटी वो टैरिफ देना पड़ेगा। तो जाहिर है ये एक नई बात है, तो फिर गुर्दे की बात तो आ गई ना। तो बात ये गैलेक्सी यूजर बन जाए मेरे ख्याल से, आईफोन छोड़ दें। अब आप गैलेक्सी की वो एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, मुझे लगता है उन्होंने भी आपको पैसे दिए, आईफोन होता है या गैलेक्सी। तो अब उससे जो महंगाई होगी और फिर बेरोजगारी और इतना कर्जा, आपके जो डॉलर की जो पोजीशन है ना, डॉलर की जो स्ट्रेंथ थी वो भी वीक हुई है, पूरी दुनिया में वीक हो रहा है डॉलर, और तकरीबन 4% वो गिर गया है डॉलर की वैल्यू पिछले कुछ दिनों में, अब शायद ज़्यादा हो गया। स्टॉक मार्केट में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर डूब गए और अब थोड़ी वो कल ऊपर जाना शुरू हुई है, लेकिन वो ये 3 महीने की गेम है ना। इसमें ट्रंप के दोस्तों ने कितना माल बनाया जिनको पता था कि क्या होने वाला अगले 2-3 दिनों में। पहले वो ऊपर गई है, जिस दिन ट्रंप ने अनाउंस किया लास्ट वीक ट्यूसडे की बात है, उस दिन स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, और जब अनाउंस कर दिया उस दिन तो स्टॉक मार्केट्स गिर गई हैं और कल फिर ऊपर गई हैं और अभी भी ऊपर हैं। तो वो कितने दिनों के लिए ऊपर रहती हैं
फिर कब नीचे जाएंगी, इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लोग बना गए हैं अमेरिका के और दूसरे मुल्कों के, जो अमेरिका के ट्रंप के दोस्त हैं। और उन अवाम को क्या मिलेगा? अवाम को अभी तक कुछ नहीं मिला। अमेरिकी अवाम को सिर्फ पॉपुलिज्म मिला है और नैरेटिव मिला है कि अमेरिका ये, अमेरिका ग्रेट। तो पूरी दुनिया में एक ज़ाहिर बेयकीनी। और ये जो मैं आपको बताऊं, फिगर्स आप हमारे साथ शेयर करते हैं, फिगर्स में शेयर करना चाहता हूँ। जो चाइना अगर ये बढ़ती है वॉर जैसे आप कह रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि चाइना, नुकसान दोनों का होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अमेरिका का नुकसान ज़्यादा होगा, चीन का कम होगा। फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए ऑलरेडी। जो है मकरूज है चीन बहुत, अमेरिका बहुत ज़्यादा, अपना भी और दुनिया का भी। फिर वहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उस लेवल की नहीं हो रही। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग जिस लेवल की अमेरिका करना चाह रहा है, उसके लिए वहाँ लेबर ही मैसर नहीं है और सस्ती लेबर मैसर नहीं है। वो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चला गया ना, और रिसर्च में चला गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चला गया, जिसमें बहुत पढ़े लिखे दिमाग चाहिए। बाकी जो सर्विसेज हैं उसमें है, वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। अमेरिका चाहता है मैन्युफैक्चरिंग वापस आए, कार मैन्युफैक्चरिंग दोबारा हो जो पूरी दुनिया के पास है, वो इसमें टाइम लगता है। खैर, तो जो तजारत है ना, उसमें जो चीन का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा, वो आसियान कंट्रीज़ हैं, जो चीन के इर्द गिर्द ममालिक हैं, जो उस आसियान कंट्रीज जिनको कहते हैं। वियतनाम है, थाईलैंड है, उसमें कैम्बोडिया है, उसमें मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, ताइवान है, वियतनाम है, इस तरह के ममालिक हैं सारे जो उसके हमसाए हैं। ताइवान भी, अच्छा ताइवान आसियान नहीं है। तो अब इन कंट्रीज़ के साथ उसकी है $586 बिलियन की एक्सपोर्ट इन ममालिक को है। अमेरिका सबसे बड़ा उसका ट्रेड पार्टनर नहीं है, एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा अमेरिका को नहीं कर रहा, चाइना पहले करता था। कुछ अरसे से उसने आसियान ममालिक पे ज्यादा तवज्जो दी है और $586 बिलियन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे $564 बिलियन एनुअल जो एक्सपोर्ट्स हैं वो EU को है, यूरोपियन यूनियन को, और उसने ट्रेड लिंक इस्टेब्लिश कर लिए हैं यूरोप के साथ। अमेरिका दूसरे नंबर पे भी नहीं है, दूसरे नंबर पे भी नहीं है, अमेरिका आ गया तीसरे नंबर पे। $438 बिलियन की एक्सपोर्ट्स अमेरिका को होती है, जिसपे ये 125% टैरिफ लगा है अब अमेरिका में जो प्रोडक्ट्स जाएंगी। ठीक है, और चाइना अल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढनी पड़ेंगी, कम हो जाएंगी, खत्म तो नहीं होंगी। और उसके बाद आता है जापान, $167 बिलियन, अब वो भी हमसाया है चीन का। फिर आता है ताइवान, $80 बिलियन ताइवान को चीन जो है एक्सपोर्ट्स करता है। तो ये अगर आप देखें ना, इनकी जो तकरीबन 90 बिलियन एक्सपोर्ट्स चीन की, वो अपने दुनिया के दूसरे ममालिक को या हमसाया ममालिक को, और तकरीबन 11% जो हैं वो अमेरिका को हैं। पूरी टोटल एक्सपोर्ट जितनी चीन की, उसका 11%, उस पे 125% लगा है ना। तो इसलिए चीन को जो नुकसान होगा ना, वो इस हिसाब से देखें कि उसके 10% को नुकसान होगा 11% को। अब आप अमेरिका की देख लें, अमेरिका एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसको करता है? कनाडा को, $352 बिलियन। उसके साथ उसके ताल्लुकात ख़राब हो गए, उस पर टैरिफ तो कम कर दिया है, लेकिन उसके साथ उसके ताल्लुकात, उसका वो ट्रस्ट लेवल नहीं रहा। दूसरा मैक्सिको, $323 बिलियन। चाइना को 147 बिलियन। यही इम्बैलेंस है। 147 बिलियन अमेरिका करता है और 438 बिलियन चाइना करता है। अच्छा, अब इसमें 147 बिलियन जो चीन भेजता है ना अमेरिका को, इसमें रेयर मिनरल्स हैं, रेयर मिनरल, कीमती धातें जिसे कहते हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। जो चीन भिजवा रहा है, चीन जो भिजवा रहा है, और उनसे क्या बनता है? रेयर मिनरल से उससे कारें बनती हैं, उससे ये मोबाइल फोन्स बनते हैं, उससे बैटरीज बनती हैं, उससे ये इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीजें हैं उसमें इस्तेमाल होता है। अब चीन ने टेक एंड आईटी में जो चीजें चीन भिजवा रहा है वो यूज हो रही हैं यूएस की तरफ। जी, यूएस की मैन्युफैक्चरिंग चीन ने उन पे पाबंदी लगा दी है, भेजनी नहीं है, एक्सपोर्ट ही नहीं करनी उसने कहा अमेरिका को ये। और प्लस उसने जो अमेरिका से आने वाली जो चीजें हैं उन पे ड्यूटी लगा दी है। उसमें कुछ अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे आईफोन है, वो आता है चीन में, बनता है और फिर वापस अमेरिका जाता है। अब वो वापस अमेरिका जाएगा, जैसे आपने कहा कि आप गुर्दा बेचना पड़ेगा आईफोन खरीदने के लिए, अमेरिकियों को भी और पाकिस्तानियों को भी। तो वो चीज़ें जो अमेरिकी इस्तेमाल करते हैं और जो चीन से आती हैं और जिनकी तादाद, जिनकी वैल्यू है $438 बिलियन, वो सब महंगी हो जाएंगी। आप अमेरिका से आपके जो दोस्त रिश्तेदार आते हैं, आपके लिए तोहफे लेके आते हैं, कोई जूते ले आए, कोई कपड़े ले आए, जो चीज़ वो चीन से अक्सर आ रही होती हैं। जो घरों में इस्तेमाल की चीज़ें हैं, सोलर की बनी हुई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी चीज़ें वो चीन से आ रही थी, तो सस्ती थी, ले आते थे।
और वहाँ सस्ती चीज़ों की बहुत सारी चेन्स हैं, वॉलमार्ट है और दूसरी हैं, उन सब की प्रोडक्ट चीन से आती थी। अब उन पे ड्यूटी लगेगी, वहाँ कीमतें बढ़ेंगी और फिर वहाँ पे ज़ाहिर उनकी सेल कम होगी तो जॉब्स भी कम हो जाएगी। तो ये जो है ना इतना कोई स्मार्ट गेम नहीं है। अगर हो बहुत स्मार्ट गेम और चीन घुटने टेक दे और अमेरिका को इससे फ़ायदा हो जाए, हो सकता है चीन किसी वक्त घुटने टेक दे और क्या हम ये वॉर नहीं चाहते, चले आए मुज़ाकरत कर लेते हैं, तब भी अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो उस तरह नहीं हो सकता जो 100 साल पहले था, क्योंकि 100 साल का गैप पड़ गया। ऑलराइट, पाकिस्तान को ये चीज़ें कैसे अफेक्ट कर सकती हैं, इस पर इन द डेज टू कम बात करेंगे। अभी एक दूसरी जो अहम टॉपिक है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो पॉलिटिक्स में दोबारा से एक्टिव हो सकते हैं, उन्हें इन डेज टू कम देख सकते हैं बलूचिस्तान में, ख़ास तौर पे ही कैन प्ले हिज रोल। व्हाट डू यू हैव टू शेयर विद अस? देखें, ये कल खबरें आई हैं और डॉक्टर मालिक बलोच साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई है और भी लोग वहाँ मौजूद थे और बलूचिस्तान के बारे में वो कंसर्न हैं। मेरी भी कल मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से और काफ़ी देर गुफ्तगू हुई है बहुत सारी चीज़ों पे। तो जो खबरें आ रही हैं वो हकीकत पे मबनी है, जो कहा जा रहा है कि वो एक्टिव होंगे। अब एक्टिव की जो डेफिनेशन है ना वो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ है। अच्छा। और मैं आपको वो डेफिनेशन बता सकता हूँ जो मैंने महसूस किया है नवाज शरीफ साहब से बात करते हुए। और अगर एक्टिव से ये मुराद है कि वो ट्रक पे बैठेंगे और निकल पड़ेंगे सड़कों पे और रैली करेंगे और एक कोई नया वो नारा लेके आएंगे मैदान में और अगले इंतखाबात में वज़ीर आज़म बनने के लिए वो कोशिश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी मुमकिन है। अच्छा, इस तरह की एक्टिव होना पॉलिटिक्स में। लेकिन अगर एक्टिव होने से ये मुराद है कि उनको मसाइल का इदराक नहीं है या ये कि वो समझते नहीं हैं इनको कैसे हल किया जाना चाहिए, या वो मशवरा नहीं देना चाहते इस पे, या वो अवेलेबल नहीं है मशवरा देने के लिए, ये बातें ठीक नहीं है। वो एक्टिव है इस मामले में। अच्छा। वो मिला रहे हैं लोगों से, जैसे डॉक्टर मालिक बलोच से भी मिले हैं, उनसे जो मिलने आता है वो उनसे मिलते हैं और वो कहीं जाना पड़ा तो वो भी जाएंगे, लेकिन फौरी तौर पे ये मुमकिन नहीं है। वो आज बेलारूस गए हैं, बेलारूस के सदर ने उनको खुसूसी तौर पे दावत दी है दौरा करने की, तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी एक इंटरनेशनल जो स्टैंडिंग है वो तैयब अर्दोगान की बेटी के निकाह के गवाह भी हैं। तो इस तरह की जो उनकी इंटरनेशनल कनेक्शन वो तो हैं और वो इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं मुल्क के फ़ायदे के लिए। और उसके बाद वो इंग्लैंड जाएंगे, वहाँ से वहाँ उनका मेरा ख्याल है 10-15 दिन का स्टे वहाँ पे है। उनका अपने जो एक रूटीन की उनकी एक मेडिकल वो हेल्थ के हवाले से चेकअप है वो भी होगा। तो फौरी तौर पे तो वो बहुत ज़्यादा आपको उन चीज़ों में भी एक्टिव नहीं नज़र आएंगे। लेकिन अगर एक्टिव होने से मुराद है कि वो ये काम ज़रूर करते हैं कि उन्हें जहाँ किसी मसले का पता चलता है उनसे कहा जाता है कि यहाँ आप इंटरवीन करें, वहाँ वो टेलीफोनिकली या मीटिंग करके किसी से तो वो बात करते हैं इस पे और वो कहते हैं कि ऐसे होना चाहिए या ऐसे नहीं होना चाहिए। तो बलूचिस्तान के मसले पे भी हो सकता है उन्होंने कल किसी न किसी से बात की हो इस मीटिंग के बाद। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, आप सवाल पूछें। आपको ऐसा क्यों लगा कि वो फौरी तौर पे एक्टिवली अपना रोल नहीं प्ले कर सके? क्योंकि आपने कहा है कि आप मिले हैं, व्हाई डिड यू सेंस दैट कि एक्टिवली इस तरह रोल नहीं प्ले करेंगे? देखिए, इसकी एक तारीख है इस सारे मामले की। मैं आपको अगर बलूचिस्तान के मामले से शुरू करूं, क्योंकि बलूचिस्तान का मामला रिसेंट है। बलूचिस्तान पे नवाज शरीफ ने, आप ज़्यादा दूर नहीं जाते ना, हम पिछली हिस्ट्री में नहीं जाते कि बलूचिस्तान में क्या हुआ क्या नहीं। अब 2013 से जाहिर है वो बहुत टाइम से बात हो रही है। 2013 में जो इंतखाबात हुए उसमें जो सबसे बड़े इश्यूज थे इंतखाबात के दौरान, जब सियासी जमातें अपनी अपनी कैंपेन चला रही थी, सबसे बड़ा इशू था दहशतगर्दी का। उस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अगर आप लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन दूसरे आपसे बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनको याद है। ये नंबर 1 इशू था कैंपेन का। नंबर 2 इशू था कैंपेन का बिजली की लोड शेडिंग, जो 24-24, 23-23 घंटे भी लोड शेडिंग हुई है और बड़े बड़े शहरों में 12-12, 14-14 घंटे भी लोड शेडिंग होती रही है। लोड शेडिंग दूसरा बड़ा इशू था। तीसरा बड़ा मसला था महंगाई का। चौथा बड़ा मसला था मईशत का। तो उसके बाद 7वें नंबर पे जाके करप्शन था, जो इमरान खान का नारा था और किसी जमात का ये नारा नहीं था।
तो करप्शन पे खैर उन्होंने भी जो किया, और अब जो कुछ हो रहा है पीटीआई में और जिस तरह के इल्ज़ामात एक दूसरे पे लगा रहे हैं वो लीडर, वो सबके सामने कि करप्शन पाकिस्तान का इशू है, लेकिन ये टॉप इशू कभी भी नहीं रहा। लोगों को रोज़गार पहले चाहिए। खैर, इस नारे पे जब वो हुकूमतें बनी तो उसमें दहशतगर्दी बलूचिस्तान में भी हो रही थी, उस वक्त केपी में भी हो रही थी। तो नवाज शरीफ ने आके एक जो बलूचिस्तान के अंदर जो हुकूमत बनाई कोलिशन की, उसमें डॉक्टर मालिक बलोच जो कल मिले हैं नवाज शरीफ से, वो वज़ीर आला थे और उनकी ज़ाहिर जड़ें थी अवाम में, और वो एक जेन्युइन सियासी जमात के लीडर थे। हासिल बिजंजो जिंदा थे, उनकी पार्टी के वो लीडर थे। अख्तर मेंगल साहब भी उनके साथ थे, महमूद अच्चक ज़ईद साथ थे। जो अब इस वक्त सब लोग जो मुखालिफ दूसरी तरफ समत खड़े हैं इस्टेब्लिशमेंट के या हाइब्रिड निज़ाम के, वो सब ऑन बोर्ड थे। और उसमें 2.5 साल तक वो वज़ीर आला रहे। तय ये हुआ था 2.5 साल वो और 2.5 साल के बाद मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला आएगा। तो नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि 2.5 साल बाद उनका वज़ीर आला आए, वो चाहते थे डॉक्टर मालिक बलोच कंटिन्यू रखें। और इसमें और उन्होंने इसको 4 महीने लटकाया भी इस बात 2.5 साल पूरे होने के बाद। लेकिन हुआ ये कि उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जिसको जनरल बाजवा लीड कर रहा था, और जनरल बाजवा का अपना एक डॉक्ट्राइन था जिसपे पाकिस्तान के बड़े बड़े नामी ग्रामी जर्नलिस्ट जो हैं वो लिख रहे थे उस वक्त अखबारात में पूरे सफ़े के, और वो एक डिस्टॉर्टेड डॉक्ट्राइन थी। एक स्टेबल माइंड के इंसान की वो डॉक्ट्राइन नहीं हो सकती, लेकिन जनरल बाजवा की थी, तो मैं उस पर क्या कह सकता हूँ। तो जनरल बाजवा की जो डॉक्ट्राइन थी ना, उसमें यह था कि हमने एक नया ऑपरेशन, नया नवाज शरीफ को निकालना है, इसके निज़ाम को बनाए को तबाह करना है। उन्होंने तबाह कर दिया। उन्होंने बलूचिस्तान से आगाज़ किया, जहाँ पे आसिम सलीम बाजवा को, जो DGISPR था, जो तबाह कर चुका था इस कौम के जहनों को थ्रू 5th जनरेशन वॉरफेयर, वो वहाँ पे उसको कोर कमांडर लगाया। उन्होंने जाते ही वहाँ पे एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया मुस्लिम लीग नून में, और बाप पार्टी बनाई, और फिर उनको डॉक्टर मालिक प्रेशर पड़ा, डॉक्टर मालिक ने रिज़ाइन किया और नया वज़ीर आला आ गया। उसके बाद से जो बलूचिस्तान के हालात ख़राब हुए हैं ना, उसके बाद से लेके आज तक वो ठीक नहीं हुए, ख़राब से ख़राब तर होते गए। तो ये नवाज शरीफ को पता है ना ये हुआ है, तो उन्होंने ये मुझसे कही ये बात कि ये जो कि जब बार बार ऐसे ही चीज़ें होती हैं तो फिर आप रोल किस चीज़ में प्ले करते? तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने उन्हें शाहिद खाकान अब्बासी की बात कोट की। थोड़ा सा हमें जल्दी वाइंड अप भी करना है, तो अच्छा, तो उन्होंने कहा कि क्यों आप, उन्होंने कहा अब उन्होंने एक बात बड़ी अहम की। उन्होंने कहा कि जो कुछ इस वक्त जिस तरह चीज़ें चल रही हैं ना, इसमें मेरा रोल बनता नहीं है, ये उन्होंने कहा। मैंने कहा कि क्या चीज़ें चल, उन्होंने कहा आपके सामने उन्होंने ये बात की। और फिर आपका सवाल क्या था? हाँ, तो मैंने उन्हें कहा कि लेकिन फिर भी आपको रोल तो कोई ना कोई प्ले करना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं किस लिए प्ले करूं? मैंने कहा आपको पूरे आपको मौलाना फजल रहमान साहब ने ये हमारे इंटरव्यू में ये बात की, शाहिद खाकान अब्बासी ने हमारे इंटरव्यू में ये बात की कि नवाज शरीफ को रोल प्ले करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब मेरे अंदर ये जो कुछ हुआ है मेरे साथ, मैं तो सोचता हूँ कि मुझे किस गुनाह की सज़ा मिली और क्यों हुआ मेरे साथ ये, जबकि मैं इतने खलूस के साथ ये सब कुछ कर रहा था। तो मैंने कहा लगता है आपका दिल जो है वो बहुत ख़राब है इस बात पे। उन्होंने कहा हाँ ख़राब है। मैंने कहा तो लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी तो कह रहे हैं कि, मैंने कहा ये मैंने बात शाहिद खाकान अब्बासी को भी की थी कि नवाज शरीफ का दिल ख़राब किया है यहाँ पे जो लोग अपना प्रोजेक्ट लेके आते हैं डॉक्ट्राइन वाले। तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ सियासतदान तो है ना, तो मैंने यही बात उन्हें कही। मैंने कहा आप लेकिन सियासतदान तो है ना। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझसे काउंटर क्वेश्चन किया, तो उन्होंने कहा क्या सियासतदान का दिल नहीं होता, वो ख़राब नहीं होता, उसके साथ धोखे करें, आप उस पर झूठ बोलें, आप उस ऊपर बहतान लगाएं, आप पूरी प्लानिंग करके स्टेट के ज़राए इस्तेमाल करके आप मुसलसल उसके और उसके ख़ानदान की उसको बेइज्जत करें और प्रोपेगेंडा करें, तो क्या वो महसूस नहीं करेगा ये चीज़ें? बहरहाल लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि वो अपना रोल जो है वो प्ले करेंगे। आज जो बॉटम लाइन है वो यही है कि सियासतदान के भी सीने में दिल होता है, सियासतदान के सीने में दिल होता है। आराम से तरीके से चीज़ें किया करें। ऑन दैट नोट, टेक केयर, हाफिज़।